सो दिस इज़ इट। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। हमारे आने के यहाँ पर दो कारण हैं। एक कारण तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये राइस सिटी है। सो वी एक्सपोर्ट राइस फ्रॉम गोंदिया टू रशिया, क्योंकि रशिया में जैसा आप जानते हैं चावल होता है पर उतना नहीं होता है, और उनकी चावल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। बट वहाँ चावल को बहुत पसंद करते हैं लोग, चावल का कंजम्पशन भी अच्छा खासा है। सो वी एक्सपोर्ट राइस फ्रॉम हियर, वी एक्सपोर्ट पैडी फ्रॉम हियर। यहाँ से पैडी ले आके उधर मिल्स में मिल्स में मिलिंग होती है वहाँ पर, और मिल्ड राइस भी हम लोग यहाँ से ले जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों के लिए वन रीज़न इज़ एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया टू रशिया, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़, जो मेन रीज़न है वो दूसरा रीज़न है, दैट इज़ फॉर आवर ओन फार्म्स इन रशिया। जो हम रशिया में फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए जो हम लेबर लेके जाते हैं वो हम इसी एरिया से लेके जाते हैं। अब सवाल आप ये करेंगे भाई इस एरिया से क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है वो दिल्ली एनसीआर है। तो हमारे आसपास उत्तर प्रदेश है, हमारे आसपास हरियाणा है, हमारे आसपास पंजाब है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। तो हम वो सब छोड़ के इंडिया के मध्य में क्यों आए लेबर के लिए? सवाल ये आप कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से जहाँ पर रशिया से डिपोर्ट कर दिया गया है लोगों को, और डंकी की बातें सुनने में आती हैं, और लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे भारत का नाम भी ख़राब होता है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी कम होती है, और हमारे अपने भाई हैं जो दुख होता है, दुख की बात होती है जब वो पकड़े जाते हैं ऐसा कुछ करते हुए, तो एक्चुअली फ़िज़िकली उनको पीटा जाता है। ये हमारे भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारा खून है। और जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं कि आँख सूजी है, होंठ सूजा है और मुंह फूटा है और ये सब वीडियोस, और वो बेचारे रो रहे हैं कि भाई हमको घर बुलवा लो, हमसे गलती हो गई, हमने ऐसे, तो दुख होता है इन सब बातों को जान के। बट फिर भी ये सब चीज़ें होती हैं। इल्लीगल ओवरस्टे करना वीज़ा को, इल्लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये उन एरियाज़ में, भारत के उन एरियाज़ से जहाँ पर लोग जानते हैं इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा दूसरे देश में ट्रैवल करने के बारे में, मिडल ईस्ट जाते हैं जॉब करने के लिए, यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तो जब ऐसी जगहों से लोग, कोरिया जाते हैं, जब सिंगापुर जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, तो ऐसी जगह के जो लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छी नॉलेज है लोगों को। तो जब नॉलेज हो जाती है तो नॉलेज का मिसयूज़ भी होता है। इसी वजह से जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी मिसयूज़ होता है इमिग्रेशन की नॉलेज का। मतलब लोगों को पता है कि भाई ये वीज़ा है, फिर इसको हम ओवरस्टे कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा लेबर के इश्यूज़ आते हैं हमें इस एरियाज़ में, आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो इस वजह से हमने ये डिसाइड किया, आज से नहीं काफ़ी साल पहले से हमने ये डिसाइड किया कि हम भारत के उन हिस्सों से कामगार या मैन पावर सोर्स करेंगे जो एरियाज़ अभी तक काफ़ी बैकवर्ड हैं, जहाँ के लोगों तक अभी इमिग्रेशन की और दूसरे देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी उतनी लेवल तक नहीं है, जिनमें अभी तक भी कहीं ना कहीं एक इनोसेंस है, वो अभी भी भारत में जीना चाहते हैं, चाहे बाहर काम करके आए 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, लेकिन वो लौटना यही चाहते हैं क्योंकि उनका घर बार यहीं पर है, परिवार यहीं पर है। सो इस वजह से हमने काफ़ी एरियाज़ आइडेंटिफाई करे भारत के जहाँ पर हमें ऐसी मैन पावर मिल सके, स्किल्ड और अनस्किल्ड, और वो हमको लेके आया महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में, क्योंकि ये एरिया भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, मैंने आपको कहा, हम सुनते आए हैं बचपन से, 90s से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है फार्मिंग के मामले में भी, और हर तरीके से डेवलपमेंट के इंडेक्स के मामले में। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारी कंपनी मिरिस्तान के अंदर ये सोच थी कि हमको ऐसे एरिया से ही लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। अपने जो हमारे जो साथ काम करते हैं वो हमारे पार्टनर ही हैं एक तरीके से, वो बिज़नेस पार्टनर नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर हमारा बिज़नेस का सक्सेस डिपेंडेंट है। और कोई भी बिज़नेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब पार्टनर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक ईमानदारी हो, और मिसयूज़ या फिर यूज़ या अब्यूज़ करने वाली भावना ना हो एक दूसरे के प्रति।
तो वो तभी हो सकती है जब कोई अपने घर परिवार घर बार से जुड़ा हो। यहाँ के लोग अपने घर परिवार, प्रकृति और अपने एरिया से, अपने रीजन से, जैसे मैंने आपको बताया पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, अपने घरों से जुड़े हैं। यहाँ पर दारे कासा, साले कासा, डोंगरगढ़, नागझीरा, बालाघाट, नीचे आप बोलेंगे तो गाटचिरोली, ये सारे जो जंगल का क्षेत्र है, यहाँ के लोग जुड़े हैं, प्रेम करते हैं अपनी प्रकृति से, अपने घर से। तो अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल भी बाहर काम करने की, तो वो लोग, हमें पता है कि लौट कर इधर ही आएंगे, उनको बाहर सेटल नहीं होना है। और अगर उनको सेटल होना भी है तो वो कायदे से चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाकी परिवार, गांव, भाई बहन सब इधर ही हैं। और अगर वो कुछ गलत करते हैं या यूज़ करते हैं, किसी मिसयूज़ करते हैं किसी रिलेशनशिप का या अपॉर्चुनिटी का, तो नाम ख़राब होता है उनके गांव का, उनके रीजन का। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम यहाँ पर आदिवासी कामगार समितियों के साथ ही काम कर रहे हैं, जो कि आज से नहीं 40-50 सालों से यहाँ पर बनाई गई हैं ऐसी समितियाँ, ऐसी कमिटीज़ जो महाराष्ट्र आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड यानी गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ चलती हैं, जिससे कि आदिवासी कामगारों को, आदिवासी लोगों को काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। क्योंकि यूजुअली उनके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, राइट्स, अपने अपने हक के बारे में उनकी जो ज्ञान है वो काफ़ी कम रहता है। भारत के काफ़ी हिस्से ऐसे हैं जो हम जानते हैं कि वो अपने हक के बारे में काफ़ी मुखर रहते हैं, हमारा हक हमें दो, हमारा हक चाहिए, हम अपना हक छीन के लेंगे। यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ के लोग अपना हक ही नहीं पता है, उनको तो यही नहीं पता कि वो भारत का नागरिक होने के नाते वो क्या चीज़ें मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ के लोग इनोसेंट है, बस उनको ये पता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा गाँव है, ये मेरा जंगल है और ये मेरा परिवार है और ये मेरे भाई लोग हैं। इतना ही, इतने तक ही उनकी नॉलेज सीमित है। सो ऐसे जो लोग हैं इनमें एक इनोसेंस है, तो वो उन अपने इन सारी चीज़ों को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। वो मिसयूज़ नहीं करते हैं, हक के नाम पर गुंडागर्दी करने की उनकी आदत नहीं है। हाँ, उनके घर परिवार पे बात आती है तो फिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, बट यूजुअली दे आर वेरी पीस लविंग, पीसफुल पीपल। जैसे कि आप देख सकते हैं जो जानवरों की मूर्ति लगाए अपने शहर में, वो कितना, शेर की भी मूर्ति लगा रहा है यार, मतलब शेर तो हिंसक प्राणी है, उसकी भी मूर्ति लगाई है, क्योंकि उनको पता है कि वो अपना जीवन जी रहा है, वो फालतू में किसी को परेशान नहीं करता है, मारता है, खाता है अपना पेट भरने के लिए। सो इस प्रकार के यहाँ पर लोग हैं, इस प्रकार का यहाँ कल्चर है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप गोंदिया विज़िट कीजिए। जितने पैसे में आप बड़े शहरों में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हिल स्टेशन में जाएंगे, आप वहाँ पैसा खर्च करके भीड़ भड़क्के में अपना धुआं खा के आ जाएंगे। आप इधर आइए, आप गोंदिया आइए, आप नागझीरा आइए, आप इस एरिया में आइए। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, बहुत सारी फॉरेस्ट सेंचुरीज़ हैं, और आप यहाँ की हॉस्पिटैलिटी से, जो यहाँ के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मेहमान नवाजी है, जो उनका प्रेम है, उससे आप आत्मविभोर हो जाएंगे। और 20,000 रुपये अगर आप मनाली में, शिमला में या ऐसी किसी जगह पे खर्च करते हैं, उसके मुकाबले आप यहाँ करेंगे तो आप राजा की तरह जिएंगे। 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन, खाना इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट खाना, और कल्चर और वेदर, हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़िया है दैट यू विल नॉट रिग्रेट इट एंड यू विल गेट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। और इसी वजह से हमारी जो कामगार लोग हैं जो हमारे साथ खेती में काम करते हैं, वो हम इसी एरिया से अभी हम लेके जा रहे हैं। पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है उनका सब हम ही करते हैं, बिकॉज़ काफ़ी यहाँ पे अभी नॉलेज की कमी है, और पासपोर्ट बनवाना, ये सब करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है तो बहुत दूर की बात है। और सारी चीज़ें प्रॉपरली होती है, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज़ डन प्रीटी फेयरली। और ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी भी हैं, पूरी जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ती है, और उसके बदले में हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। सो इस वीडियो में इतना ही है, यही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। आपको एक छोटा सा टूर भी दूंगा, हो सकता है इस वीडियो में, या फिर शॉर्ट्स बनाऊं या कुछ इस तरह का करूं, ताकि थोड़ा सा आपको इस होटल के और इस एरिया के बारे में भी कुछ वीडियोस और दिखा सकूं। आप अगर इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो शायद आपको उतना नहीं मिलेगा, 2-4 एक वीडियोस मिलेंगी, वो भी नरेशन टाइप की मिलेंगी, उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ अभी वो यूट्यूबर कल्चर अभी गोंदिया में आया नहीं है। शायद आ जाएगा, नागपुर वगैरह का तो आपको काफ़ी मिलेगा, बट इधर गोंदिया का आपको थोड़ा कम मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको काफ़ी
जानकारी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू, और आपको समझ में भी आया होगा किस तरीके से हम मैन पावर सोर्सिंग कर रहे हैं भारत से, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर के लिए, कंस्ट्रक्शन हो चाहे फार्मिंग हो, इन सब एरियाज़ में। तो और भी आपको इससे जुड़ी हुई खबरें और जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महाराष्ट्र के विदर्भ के बारे में और कितना पोटेंशियल है टूरिज़्म का यहाँ पर, टूरिज़्म का खासकर, क्योंकि जो फार्मिंग वगैरह का वो तो सब चीज़ें चली आ रही हैं पीछे से, उसमें उतना कुछ नया नहीं है, बट टूरिज़्म का कितना पोटेंशियल है यहाँ पर वो सब आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब हम घूमने जाते हैं तो हम चाहते हैं हम रिलैक्स करें, हमें अच्छा लगे, तो वो अच्छा नहीं लग सकता हमको अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पेड़ कटे हुए हैं, जहाँ ट्रैफिक जैम्स हैं, हॉस्पिटैलिटी के नाम पे गुंडागर्दी, बदतमीज़ी, मारपीट, वो नहीं मज़ा आता है। पैसा भी खर्च करते हैं, बुरा भी लगता है। चार दीवारी में कैद होने तो हम नहीं जाते, चाहे वहाँ कितना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो उस मुकाबले जब आप यहाँ आएंगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, आप रिलैक्स हो पाएंगे, आप नेचर के साथ रह पाएंगे, आपको हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। सो डू कंसिडर दिस। बाय एयर आना नागपुर दिल्ली से या कहीं से भी 2 घंटा 2 घंटा भी नहीं, दिल्ली से तो आई थिंक 1 hour 40 minutes की फ़्लाइट है। तो इट्स नॉट वेरी फार, नॉट फार एट ऑल। नागपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड सिटी, मेट्रो है नागपुर में अपनी, सब कुछ है नागपुर में। और नागपुर से हार्डली गाड़ी से अगर आप आते हैं तो 2 से ढाई घंटे का, 2.5 से 3 घंटे या 2 घंटे का रास्ता है, 150 किलोमीटर आराम से। रोड बना हुआ है, टोल रोड है, एक्सप्रेसवेज हैं। आइए एक मौका दीजिए, खाली गोंदिया को नहीं, इस पूरे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में जो आपके जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, डैम्स हैं, रिजर्वॉर्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, केव्स हैं। यहाँ पर पास ही में, गोंदिया के पास ही दारेकसा केव्स हैं, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को 14-15 साल की उम्र में पहली बार समाधि का बोध हुआ था। समाधि में वो गए थे, और वो भी अपने आप, वो अपनी फैमिली के साथ आई थिंक नागपुर से रायपुर ट्रैवल कर रहे थे, या कहीं नागपुर से ही कहीं जा रहे थे फैमिली के साथ। तो जब वो दारेकसा केव्स हैं यहाँ पे, जब हम रायपुर से गोंदिया आते हैं, गोंदिया से रायपुर जाते हैं, तो बीच में दारेकसा, डोंगरगढ़ जंगल हैं, दारेकसा केव्स हैं। तो वहाँ पर उनको जो नेचुरल ब्यूटी थी और जो उस एरिया का जो एक फील था, उसकी वजह से उनको बचपन में, जब कि वो रामकृष्ण परमहंस जी के साथ मिले भी नहीं थे, उसी समय पे उनको समाधि का बोध हो गया था। समाधि में वो चले गए थे कुछ समय के लिए, कब दिनों के लिए आई थिंक, और उनकी फैमिली काफ़ी परेशान भी हुई थी इस चीज़ से, बट उनको काफ़ी अच्छा ही लगा होगा। सो एक मौका दीजिए महाराष्ट्र के विदर्भ को, नागपुर आइए, रायपुर आइए, और उसके बाद फिर घूमिए, गाड़ी यहाँ से बुक कीजिए, ट्रैवल कीजिए, घूमिए। आप जितना ज़्यादा गाड़ी लेके एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। एंड खासकर यंग लोगों के लिए, उम्र दराज लोगों के लिए के लिए भी अच्छा है, बट यंग लोगों के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप जब एक्सप्लोर करेंगे बाइक से, गाड़ियों से, कैंपिंग की बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, तो आप कैंपिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। बहुत प्यारा मौसम रहता है, मौसम भी एकदम एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी कुछ वीडियोज़ और भी मैं डालूँगा। शॉर्ट्स, आई थिंक शॉर्ट्स डालना बेटर रहेगा फुल लेंथ वीडियोज़ के मुकाबले, जिसमें हम थोड़ा बहुत होटल के बारे में आपको ओवरव्यू दे पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।